हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में मैं सीटेट एग्ज़ाम के बारे में बात करूंगी कि एग्ज़ाम हॉल में आपको क्या गलती नहीं करना है। तो मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ कि पहली बार में मैंने एग्ज़ाम दिया था, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मेरा 90 मार्क्स होता है ना जनरल कैटेगरी के लिए पास करने को। मेरा ओबीसी है, तो ओबीसी से तो मेरा पास था, लेकिन जनरल कैटेगरी का 90 नहीं था, 88 ही था जो पहली बार में था। तो ऐसा नहीं था कि वो मैं पढ़ी नहीं थी। पढ़ने को तो सीटेट के लिए वैसे भी कौन ही ज्यादा करता है, तो मैंने भी वही 10-12 दिन पढ़ा था यूट्यूब से, तो वो पढ़ लिया था, उतना हो गया था कि हाँ ये कर लेंगे क्लियर। लेकिन मेन पता है टाइम का इशू हो गया। ऑफलाइन पेपर था तो उसमें मेन टाइम का इशू हो गया, और मैं जब घर पे दी थी तो वो ऑनलाइन मॉक वगैरह दी हुई थी, तो उसमें हो जा रहा था, टाइम भी बच जा रहा था, वो पहले ही सबमिट हो जा रहा था, पूरा अटेम्प्ट हो पा रहा था। लेकिन जो ऑफलाइन पेपर ओएमआर भरना रहता है ना, उसमें टाइम का बहुत इशू रहता है, और आपको मेन टाइम पे ध्यान देना है। आप नहीं, अगर आप उस पे ध्यान दोगे तो आपका आता हुआ भी पेपर छूट जाएगा। तो फिर दूसरी बार में था तो मेरा वो क्लियर हुआ। तो मैं आपको इसमें कुछ बातें बताऊंगी कि आपको क्या ध्यान देना है। तो जैसा कि आपको पता होगा कि नोटिस आया था, इस बार 2 दिन एग्जाम हो रहा है आपका। तो एक दिन में 2 शिफ्ट है, तो 2 शिफ्ट में तो 2 पेपर होता है, एक फर्स्ट पेपर सेकंड पेपर होता है। तो सेकंड पेपर मॉर्निंग शिफ्ट में है और फर्स्ट पेपर इवनिंग शिफ्ट में है। तो जो फर्स्ट पेपर होता है वो 1 to 5th क्लास के लिए होता है, और सेकंड पेपर 6 to 8th क्लास के लिए होता है। ये सब तो आपको पता है। फिर शायद 2 शिफ्ट में पेपर हो रहा है, तो मे बी नॉर्मलाइजेशन भी देखने को मिले, लेकिन ऐसा कह नहीं सकते, जरूरी नहीं है। तो बाकी तो अब देखिए रिजल्ट में ही पता चलेगा। और पेपर पैटर्न का आपको पता ही है, 150 क्वेश्चन रहते हैं, 2.5 घंटे का टाइम होता है, और 150 नंबर का भी आपका रहता है, और इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होता है। पहली बात तो मैं आपको ये बता दूं कि आप चाहे किसी भी कैटेगरी से हो, आप ये मत सोचो कि मेरा ये कैटेगरी है तो इसमें इतना पासिंग मार्क्स लाना है तो मैं इतना ही कोशिश करता हूँ। नहीं, आप 90 मार्क्स लाने का कोशिश करो जो जनरल कैटेगरी का होता है, क्योंकि कोई भी किसी कैटेगरी का हो, अदर स्टेट में अगर कोई वैकेंसी आती है तो वो वहाँ पे जनरल में ही काउंट होगा। तो क्योंकि इसका क्या है, एक बार एग्जाम दो और हमेशा के लिए हो जाता है। तो एक बार पढ़ो, एग्जाम दो और काम खत्म करो उसी टाइम में। अब आते हैं मेन पॉइंट पे जो मैं आपसे बात करना चाह रही हूँ कि देखो सीटेट का क्या है कि सुनने में तो बहुत आसान लगता है कि चलो 150 में 90 नंबर ही तो लाना है, और ऊपर से नेगेटिव मार्किंग भी नहीं है, ये तो ऐसे ही सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर देंगे, कुछ ना कुछ तो सही हो जाएगा, बहुत कोई बड़ी बात तो है नहीं, पढ़ लेंगे हो जाएगा। लेकिन नहीं, ये जब तक जो एग्जाम नहीं देता ना, तो उसको यही लगता है, एग्जाम देने के बाद समझ में आता है कि 150 में 90 नंबर लाना भी मुश्किल है, जबकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है तभी भी। आप देखते होगे इसमें कि जो पासिंग रेट रहता है ना, तो वो हर साल सिर्फ 16 से 20% का ही रहता है। मतलब भरते तो फॉर्म बहुत लोग हैं, लेकिन पास बहुत कम लोग हो पाते हैं। उसका कई सारा रीजन है। तो पहले तो मैं आपको बताऊं कि जो क्या होता था ना कि इससे पहले ऑनलाइन एग्जाम कुछ सालों तक हुआ, तो ऑनलाइन एग्जाम में कई शिफ्ट में पेपर होता था, तो उसमें थोड़ा सा पेपर ना इजियर साइड में रहता था, और ऑनलाइन होने की वजह से आपका ओएमआर वाला गोला बनाने वाला भी झंझट नहीं था। ऑनलाइन है तो आप अटेम्प्ट करो, वहीं पे आप अपना क्वेश्चन सेव नेक्स्ट कर दो तो हो जाता है। तो जो ओएमआर भरने वाला टाइम रहता था ना, तो वो हमारे पास बचता था, ठीक है। तो उसमें ये है कि हम और भी क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाते थे। तो लेकिन क्या इन्होंने किया कि जब ऑनलाइन से दोबारा से जब स्टार्ट किया, तो वो क्वेश्चन का लेवल काफी हाई हो गया। तो है कि पेपर का लेवल हाई रहता है, तो उसमें होता क्या है कि पढ़ने समझने करने में ना टाइम लगता है। और फिर दूसरा चीज वही मेन है कि ऑफलाइन है, ओएमआर हमें भरना है, तो ओएमआर में गोला बनाने में भी हमें टाइम लगता है। तो दूसरा चीज ये है कि इस वजह से हमें ऑफलाइन में टाइम थोड़ा सा इशू हो जाता है, हमें टाइम कम पड़ता है। दे चुके होंगे शायद से, उनका कुछ नंबर से रह गया होगा, तो वो ये चीज रिलेट कर पा रहे होंगे जो मैं ये टाइम वाली बात बोल रही हूँ कि आपके आते हुए भी क्वेश्चन छूट जाएंगे, आपका पेपर छूट जाएगा अगर आपका टाइम मैनेजमेंट सही नहीं रहेगा। तो बार देने वाले हैं, तो वो ये गलती आप ना करो। तो इसके लिए आपको ये कुछ बातें आपको माइंड में रखनी है। सबसे पहला चीज ये है कि आपको अपना स्ट्रेटजी बनाना होगा, ठीक है। आप अपना स्ट्रेटजी बनाओ और उस स्ट्रेटजी को एग्जाम
एग्ज़ाम में जाकर के अप्लाई करो। आपको स्ट्रेटजी अपनी बनानी है कि हाँ, मुझे कैसे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, कैसे पेपर करना है, और वही जाकर के उसी माइंडसेट से आपको एग्ज़ाम हॉल में भी करना है। तो मैं आपको कुछ चीज़ें बताती हूँ, स्ट्रेटजी कह लो, पॉइंट कह लो, जो कि आप वो नोट कर सकते हो। इसमें देखो, इसमें मैं ज़्यादातर बात पेपर 2 के लिए करूँगी। पेपर 1 तो वैसे थोड़ा-सा आसान होता है, उसमें बहुत ज़्यादा नहीं दिक्कत होता है, किसी को भी नहीं होता है। लेकिन पेपर 2 ही मेन सबका रुक जाता है, उसी में पास नहीं हो पाते हैं, तो मैं मेन उसका बात करूँगी। तो देखो, सबसे पहली चीज़ तो ये होती है इसके लिए कि आप स्कोरिंग सब्जेक्ट को आप सबसे पहले अटेम्प्ट करो। स्कोरिंग सब्जेक्ट में क्या होता है कि जैसे सीडीपी और पेडागोजी है जो 30 क्वेश्चन का आता है, और फिर लैंग्वेज होता है जो हमारा 60 नंबर का वो होता है, 60 क्वेश्चन। तो ये सब स्कोरिंग सब्जेक्ट माना जाता है, तो इसको आप पहले करो। कुछ लोग क्या होते हैं ना कि सीरियल वाइज करने लगते हैं कि जैसे जो भी सेक्शन पहले खुला उसको करते जा रहे हैं, तो नहीं, ऐसा नहीं करना होता है। कोई भी एग्जाम हो उसमें आपको अपना स्ट्रॉन्ग जो सब्जेक्ट हो गया या स्ट्रॉन्ग टॉपिक हो गया वो देखना होता है कि हाँ, मेरी इसमें अच्छी पकड़ है, मैं इसको करता हूँ तो इसमें मैं अच्छा स्कोर कर ले जाऊंगा। तो सबसे पहले वो हमें करना होता है। सी-टेट का स्टैंडर्ड तरीका अटेम्प्ट करने का क्या है, मैं आपको वो बता रही हूँ। 30 क्वेश्चन का है। सबसे पहले आप सीडीपी करो, उसके बाद आप लैंग्वेज पे जाओ। लैंग्वेज आपका 2 लैंग्वेज होता है, एक तो हिंदी कंपलसरी होता है और दूसरा आपको लैंग्वेज चूज करना होता है, जो भी आप चूज करो। तो वो 60 क्वेश्चन का वो हो जाता है लैंग्वेज। पहला आप सीडीपी किए, दूसरा लैंग्वेज करो, फिर तीसरा आपका डोमेन सब्जेक्ट आता है आपका। फिर उसके बाद तो डोमेन सब्जेक्ट को आपको सबसे लास्ट में करना है। वो क्यों करना है? क्योंकि डोमेन सब्जेक्ट जो होता है ना कि आपका जो मेन सब्जेक्ट है, जैसे किसी का सोशल स्टडीज हो गया, किसी का मैथ साइंस हो गया, ये सब। तो डोमेन सब्जेक्ट क्या है ना, वो सबसे कम स्कोरिंग होता है। उसमें स्कोर करना मुश्किल ये इसलिए होता है क्योंकि वो जो क्वेश्चन का लेवल होता है ना, वो उनका काफी अच्छा होता है। आप कितना भी पढ़े हो, लेकिन आपको नए नए टाइप के उसमें क्वेश्चन मिलेंगे ही, आपको वो नहीं समझ में आएगा कि हाँ, इसका आंसर एग्जैक्टली क्या होता है। बात तो ये हो गई कि आपको अटेम्प्ट अपना कैसे रखना है। फिर उसके बाद सबसे मेन चीज जो है इस पेपर में, आपका स्पीड, आपका टाइम आपको बचाना है। टाइम आपको बचाने के लिए अपनी स्पीड रखनी होगी। तो इसमें आपका स्पीड बहुत मैटर करता है कि आप किस स्पीड से कर रहे हो। तो देखो, स्पीड का मतलब ये नहीं होता है कोई भी आप क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो तो उसको एकदम जल्दी जल्दी पढ़ रहे हो, एक लाइन छोड़ दे रहे हो, बीच में से ऐसे लाइन छोड़ छोड़ करके पढ़ते जा रहे हो। स्पीड उसको नहीं कहते हैं। स्पीड वो होता है कि आप क्वेश्चन सॉल्व करने वाला है तो आप उसको जल्दी सॉल्व करो। जल्दी सॉल्व करने का मतलब कि कोई नंबर लिख रहे हो स्पीड का, कि आप जो अपना आपका हैंड मूवमेंट है ना, तो वो जब फास्ट अपना रखो। कि सॉल्यूशन कर रहे हो किसी भी क्वेश्चन का तो उसको जल्दी जल्दी करो। ये नहीं कि आराम आराम से कर रहे हैं, उसमें अपना हैंड राइटिंग बैठा रहे हैं, ऐसा नहीं होता है। स्पीड का मतलब ये होता है, ये नहीं होता है कि आपको क्वेश्चन को जल्दी जल्दी पढ़ रहे हो। आप जब क्वेश्चन को जल्दी जल्दी पढ़ोगे ना, तो वो आपको पहली बार में समझ में ही नहीं आएगा, फिर से आपको वो दोबारा से पढ़ना होगा। करना है आपको, देखो, क्वेश्चन एकदम आराम से पढ़ना है, शांति से पढ़ना है, कॉन्सेंट्रेशन के साथ पढ़ना है कि आप एक बार पढ़ो और आपको समझ में आ जाए कि इसका आंसर क्या होगा, तभी आप उस क्वेश्चन का आंसर सही कर पाओगे। तो पहली चीज तो ये दिमाग में एकदम रखो कि स्पीड का मतलब ये नहीं होता है कि क्वेश्चन को जल्दी जल्दी पढ़ना, लाइन छोड़ छोड़ करके पढ़ना, नहीं, वो जल्दी जल्दी सॉल्यूशन कर रहे हो वो होता है। तो ये चीज हो गया कि आपको स्पीड दिमाग में रखनी है, ध्यान में रखना है। और देखो, हाँ, मैं ये चीज आपको बता दूं कि ये मैं स्पीड वाली चीजें जो है या फिर पेपर में टाइम कम वाली चीज है ना, वो मेन दिक्कत होता है मैथ्स और साइंस वाले सब्जेक्ट वाले स्टूडेंट को, क्योंकि उसमें मैथ्स का 30 क्वेश्चन होता है और मैथ्स का 30 क्वेश्चन करने में टाइम लगता है। तो इसलिए ना टाइम का ज्यादा इशू मैथ्स साइंस वाले स्टूडेंट को होता है। तो ये खास करके मैथ्स और साइंस वाले स्टूडेंट इस चीज को ध्यान दे कि उनका टाइम कम पड़ता ही है। चाहे कुछ भी आप कह लो कि नहीं, मैं तो कर लूंगा, कर लूंगी, लेकिन नहीं, टाइम कम पड़ता है। बाकी सब्जेक्ट का तो कह सकते हैं कि बहुत टाइम का इशू नहीं रहेगा, अगर उनको आ रहा है क्वेश्चन तो वो कर लेंगे। लेकिन मेन मैथ्स और साइंस वालों के लिए वही होता है कि आपको आता हुआ भी रहेगा, लेकिन आपके के लिए टाइम कम पड़ जाएगा। तो आपको थोड़ा सा ज्यादा टाइम का ध्यान देना है। फिर आप रिग्रेट करोगे कि मैंने इतने टाइम पढ़ाई किया, मैंने सारे क्लासेस देखे, मैं सब कुछ किया, मैंने टेस्ट भी दिया, लेकिन मेरा पेपर ही छूट गया। तो ये चीज ना हो। भले आप कम पढ़े हो, लेकिन एग्जाम हॉल में आपको क्वेश्चन पूरा अटेम्प्ट कर पाओ, ये ज्यादा जरूरी, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है। आपको OMR पे पूरा
पूरा 150 क्वेश्चन जो है वो पूरा आपको भरना है। इसके लिए आपकी स्पीड होनी चाहिए। और सेकंड बात ये है कि आपको एक सेक्शन करने के बाद ओएमआर पे गोला आपको बना लेना है, ओएमआर फिल कर लेना है। उसके बाद फिर आपको दूसरे सेक्शन में जाना है। ऐसा बहुत स्टूडेंट ये गलती करते हैं कि वो सोचते हैं कि चलो अभी पहले अपने शीट को, क्वेश्चन पेपर को, बुकलेट को पूरा उस पे आंसर टिक कर लेते हैं, उसके बाद एक ही बार ओएमआर भरेंगे। लेकिन ये बहुत बड़ी गलती होती है। क्या होता है कि एक ही बार वो भरने में ना हमारे माइंड पे और प्रेशर क्रिएट होता है कि यार अभी इतना ही टाइम बचा हुआ है, अभी तो मुझे पूरा गोला भरना है। तो वो गोले में हमें पता है हमारी गलती उसमें ज्यादा हो जाती है। जल्दी जल्दी भरने के चक्कर में हम अपने बुकलेट पे तो सही मार्क किए होते हैं, लेकिन ओएमआर भरने में दूसरे का तीसरे में, तीसरे का चौथे में ऐसे भर देते हैं। चीजें ना हो इस वजह से हमें क्या करना होता है कि हमें कुछ क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के बाद ओएमआर भर लेना होता है। तो आप कुछ क्वेश्चन की जगह आप सेक्शन को डिवाइड कर दो, क्योंकि 30-30 का होता है, तो आप 30 क्वेश्चन भी एक बार भर रहे हो तो वो भी सही रहता है। मैंने तो ऐसे ही किया था। जैसे सीडीपी का हो गया 30 क्वेश्चन का, उसको अटेम्प्ट कर लिया और ओएमआर पे उसका गोला बना दिया। उससे हमें ये होता है ना, हमारे माइंड पे वो थोड़ा सा प्रेशर कम होता है कि चलो एटलीस्ट मैंने 30 क्वेश्चन तो ओएमआर पे भर लिया, अब 150 में 30 हो गया, 120 बचा, चलो आगे का करते हैं। तो ये सब चीजें एग्जाम हॉल में बहुत ज्यादा जरूरी होती है। यही होता है, वो बाहर आ पाओगे ना तो वही क्वेश्चन आपको एकदम आसान लगेगा और एग्जाम हॉल में आपको वही क्वेश्चन मुश्किल लगता है। ये सब एग्जाम का प्रेशर होता है। तो एग्जाम के प्रेशर को कम करने के लिए ही कुछ कुछ बातें होती है जो हमें अपने दिमाग में रखनी होती है, ध्यान देनी होती है। तो अगर ऐसा नहीं करोगे ना तो वही रहेगा कि आपके बुकलेट पे आपका आंसर टिक है, लेकिन आपके ओएमआर पे नहीं भरा हुआ है। तो ये इस चीज को ध्यान में रखना है। और अगर आपको ओएमआर एकदम अच्छे तरीके से कैसे भरते हैं, कब ओएमआर को भरना स्टार्ट करना चाहिए, ये सारी चीजें अगर आपको ओएमआर के लिए कुछ वीडियो, ओएमआर को कैसे फिल करे सही तरीके से, आपको वीडियो चाहिए तो आप बताओ, मैं उस पे एक अलग से वीडियो बना दूंगी। और नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो आपको पूरे 150 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। तो यही था, जो छोटी छोटी बातें हैं ना आपको एग्जाम हॉल में बहुत हेल्प करेंगी। कि आप पहले कितना भी पढ़े हुए हो, सब कुछ किए हो, लेकिन एग्जाम हॉल में आपका माइंड सेट क्या है, कैसे आप आपका स्ट्रेटजी क्या है, वो बहुत मैटर करता है कि आप क्वेश्चन को कैसे डील कर रहे हो, आप अपने पेपर को कैसे सॉल्व कर रहे हो। ये सब चीजें थोड़ी हेल्प करेंगी। और सारी चीजें मैं एक्सपीरियंस कर चुकी हूँ कि ये चीज दिक्कत होता है और कोई नहीं बताता है। जैसे कोई टीचर है ना, तो ये सब चीजें शायद वो नहीं बता पाएंगे, क्योंकि वो एग्जाम में नहीं जाते हैं कि उनको ये सब पता हो कि हाँ मेरे साथ ऐसा हुआ तो बाकी बच्चों के साथ भी ऐसा होगा। उनका तो पढ़ाने का है, वो तो सारा आपको टॉपिक पढ़ाएंगे, सारा सब्जेक्ट पढ़ाएंगे। लेकिन ये सब चीजें क्या होती है, जो एक्सपीरियंस कर चुका होता है वही उन्हीं को वही बता सकता है। तो आप भी ये चीज ना करो। ओएमआर पे ना मेरे 7 से 8 क्वेश्चन मैं फिल नहीं कर पाई थी। तो जो 2 नंबर मेरा कम था, अगर वो 7 से 8 क्वेश्चन जो था, अगर मैं उसको फिल की होती कुछ भी उसमें आंसर लगा करके, तो चांसेस था ना कि 7 से 8 क्वेश्चन में 2 मेरा सही हो सकता था, तो वो फिर पास हो जाता। क्योंकि नेगेटिव मार्किंग तो था नहीं, लेकिन मैं ओएमआर पे गोला नहीं बना पाई थी, मेन यही टाइम की वजह से। इसीलिए आपको मैं बार बार उस चीज पे एकदम फोकस कर रही हूँ कि आप टाइम का बहुत ज्यादा ध्यान देना। तो बस यही आपको बोलना था। बस आप जो पढ़े हो आपको एग्जाम में जा करके वही अप्लाई करना है, कुछ नहीं नया नहीं करना है। अपना 100% एग्जाम में देना है। सब अच्छा होगा, आपका रिजल्ट भी अच्छा आएगा, सब चीज अच्छा होगा। और कुछ अलग से नहीं सोचना है, बस जो आप पढ़े हो उसको जा करके एग्जाम में अप्लाई कर दो, अपना 100% दे दो। सो बस यहीं पे खत्म करते हैं। ऑल द वेरी बेस्ट ऑल ऑफ यू। अच्छे से करना, और एग्जाम होने के बाद आपका एग्जाम कैसा होगा जरूर शेयर करना।